नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज हुई मुंबई में 10 बड़ी हलचलों पर। एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में आई सुनवाई के मामले पर अपनी जीत बताई है। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो एकनाथ शिंदे द्वारा याचिका दायर की गई थी उस पर फैसला 11 जुलाई तक टाल दिया हो, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट की वजह ये थी कि सभी विधायकों पर 11 जुलाई तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या सुनाया, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आज बागी विधायकों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। 16 विधायकों को 12 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक अयोग्यता के नोटिस पर जवाब देने की मोहलत दे दी गई है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस की समय सीमा सोमवार शाम को खत्म हो रही थी। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने ठाकरे कैंप से सियासी रस्साकशी के बीच सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को अयोग्यता के नोटिस पर 12 जुलाई तक मिली राहत को जीत करार दिया। डिप्टी स्पीकर ने शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्यता के नोटिस पर जवाब देने के लिए सोमवार शाम तक का ही वक्त दिया था। इन बागी नेताओं की विधायकी जाने का खतरा था। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले गुट ने इन्हें दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका डिप्टी स्पीकर के समक्ष दी थी। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट में लिखा कि बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की जीत है, जो हिंदू हृदय सम्राट है, और धर्मवीर आनंद डिगे साहेब के विचारों की जीत है। इस ट्वीट के साथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर अपना दावा ठोका। बाल ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पिता हैं। आनंद दिघे शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे, जो शिंदे के गढ़ थाने से ताल्लुक रखते थे। शिवसेना ने हिंदुत्व को ही वजह बनाते हुए शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से बाहर आने का आह्वान दिया है और दोबारा अपने स्वाभाविक सहयोगी भाजपा के साथ जुड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने आज जितने भी फैसले सुनाए उसमें सबसे प्रमुख फैसला था सुरक्षा का, जहां लगातार शिवसेना द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि केंद्र सुरक्षा दे रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को सभी बागी विधायकों के घरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इन्हें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार होगी। बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बागी विधायकों और उनकी घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही 11 जुलाई तक बागी विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर एक अलग याचिका में एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों की जीवन के लिए गंभीर खतरा का दावा किया। याचिका में संजय राउत की शवों वाली टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया और सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई गई। संजय राउत भी बार बार गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना विधायकों को मुंबई आने की चेतावनी दे रहे हैं। रविवार को भी संजय राउत ने कहा था कि लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मुंबई तो आना ही पड़ेगा। इससे पहले शनिवार को शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की थी। ऐसे में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने गुवाहाटी में पहुंचे बागी विधायकों में से एक सदा सरवणकर के घर को सुरक्षा प्रदान किया है। इस मामले पर आइए देखते हैं मेट्रो मुंबई के संवाददाता राहुल शुक्ला की सदा सरवणकर के घर से ग्राउंड रिपोर्ट। बागी विधायकों की गुवाहाटी होटल में पहुंचने के बाद उनके दफ्तरों और कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में उनके घर भी असुरक्षित हैं। ऐसे में इस पूरी उठापटक में केंद्र सरकार ने भी उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम आज सदा सरवणकर के घर के पास हैं और यहाँ पर आपको बता दें सीआरपीएफ पुलिस जो है उन्हें तैनात किया गया है सेंट्रल केंद्र सरकार की तरफ से और उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें महाराष्ट्र पुलिस ने भी जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। भगत सिंह कोश्यारी ने भी महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को भी पत्र दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं न कहीं बागी विधायकों ने राहत की सांस ली है। अब देखने की बात ये होगी कि बागी विधायकों का अगला कदम कौन सा होगा।
एमवीएस सरकार को गिराने वाली बात कितनी हद तक सच होती है और इसके साथ ही क्या इन सभी मनमुटाव के बीच महाराष्ट्र में भाजपा का कमल खिलेगा? मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। सामना के संपादक और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को ईडी ने अपने शिकंजे में कसा है। ईडी राउत ने उन्हें 1034 करोड़ के जमीन घोटाले मामले में आज समन भेजा, लेकिन कल संजय राउत हाजिर नहीं होंगे। संजय राउत ने इस पर ट्वीट भी किया। उन्होंने बड़ी शान से कहा है, आओ मुझे गिरफ्तार करो। संजय राउत ने आगे क्या कहा, इस पर ईडी का क्या रुख होगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बाला साहेब ठाकरे को धोखा देने वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ 40 विधायकों की बॉडी आएगी और उन्हें सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। बाप बदलने के बयान पर मैंने जो भाषा इस्तेमाल किया है उसको इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। गुलाबराव पाटिल खुद बाप बदलने वाली भाषा बोल रहे हैं। गुलाबराव पाटिल गुवाहाटी में बैठे लोगों के लिए मार्गदर्शक है। बेईमान है जो लोग जो पार्टी में रहते हैं, खाते पीते हैं और बाप बदल लेते हैं। गुवाहाटी में बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी हैं। आपके पास अगर 50 विधायकों की ताकत है तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? सेंट्रल से उनको पूरी सुरक्षा मिल रही है, वो क्यों मुंबई नहीं आ रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ मिलकर कैसे सरकार बना सकते हैं जिनके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है? जो जिनके साथ संपर्क कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनके संपर्क हमारे साथ भी है। हमसे भी संपर्क में बातचीत होती है कि आप क्या करते हो। इतना पार्टी के लिए हम कहते हैं, हम आज जो हैं कुछ शिवसेना की ही देन है, उनके लिए जान भी देना पड़े तो दे सकते हैं। जो सड़क पर उतरते हैं वो खरे शिवसैनिक है। मैं गुवाहाटी क्यों जाऊं, मैं गोवा जाऊंगा। एजन्सीज त्यांना सुरक्षा देत आहेत, भीती कसली आहे? महाराष्ट्राचे पोलीस तुमचं संरक्षण करायला समर्थ आहे। बघा, लोकांचा रोष, लोकांचा संताप याला तुम्ही रोखू शकत नाही कोणताही कायदा आणि कोणतेही पोलीस। त्याच्यामुळे तुम्हाला शेवटी भारतीय जनता पक्षाची गुलामी पत्करूनच सुरक्षा मिळवावी लागते। पण आमचं असं म्हणणं आहे याची गरज नाही, इतकं वणवण फिरायची गरज नाही। महाराष्ट्रात या ये राज्य आपला है, ये मानसा आपली है। नहीं, मैं गुवाहाटी क्यों जाऊँ? मैं गोवा जा सकता हूँ। गोवा में बारिश गिर रहा है, समुंदर है, नेचुरल है, वहाँ जाके मैं क्या करूँ? गद्दारों के चेहरा देखने के लिए जाऊँ? मैं शिवसेना का आदमी हूँ और मेरे पूरे ख़ानदान में बाला साहब और उद्धव जी हमारे ख़ानदान में है, हमारे शरीर में है, तो कोई बात ही नहीं हम जाने की। हमारे आखिरी क्षण तक हम शिवसेना में रहेंगे और शिवसेना का ही काम करेंगे। मेरे लिए आमदार की भी बड़ी कोई चीज़ नहीं। अभी जो गए, हम जो बचे हैं उससे हम पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ाएंगे। थाने से विशाल जायसवाल की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में 50 लाख का घर 25 लाख में नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये आम आदमियों के लिए नहीं, ये बल्कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए हुआ है। बीडीडी चौल में अब महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके जरिए अब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को 50 लाख का घर सिर्फ 25 लाख में मिलेगा। मुंबई में बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना में पुलिस घरों की कीमत पर विरोध के बाद ठाकरे सरकार ने आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पुलिस को 50 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए में घर मिलेगा। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस बात की जानकारी दी है। जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सलाह पर बीडीडी चौल के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्थायी आवास दिया गया है। अब मकान 50 लाख की जगह 25 लाख रुपए में दिए जाएंगे। आव्हाड ने भी अब घर खाली करने और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अपील की है। बीडीडी द्वारा संचालित पुनर्विकास परियोजना में पुलिस ने सही घरों के लिए 50 लाख रुपए की कीमत की घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले शिवसेना विधायक और पार्षदों ने कीमत कम करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुंबई के बीडीडी पुलिस कॉलोनी में कई परिवार सालों से रह रहे हैं। बीडीडी घोटाला पुनर्विकास परियोजना में एक पुलिस हाउस का सवाल पिछले कई सालों से लंबित है। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार निर्णय करेगी और पुलिस को 50 लाख रुपए की निर्माण लागत पर घर मिलेगा, लेकिन ये राजनीति की शुरुआत हुई। पिछले 3 सालों से विभिन्न कारणों से ठप पड़ी बीडीडी चौल परियोजना में शामिल पुलिस कर्मियों के घरों के बारे में सवाल लंबित थे। पुलिस परिवार बीडीडी पुनर्विकास परियोजना में 16 झोपड़ियों में रहता है, वहीं करीब 2250 पुलिस परिवार रह रहे हैं। नतीजन निर्माण के कई पहलू ठप हो गए थे।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आवास मंत्री ने एक बैठक में पुलिस परिवारों को 50 लाख रुपए की लागत से बीडीडी में घर देने का फैसला किया। हालांकि पुलिस और उनके परिवारों ने कहा था कि 50 लाख रुपए वहन करना योग्य नहीं, इसलिए सरकार को एक बार फिर से ध्यान से सोचना चाहिए और हमें एक किफायती घर प्रदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड और स्थानीय विधायक आदित्य ठाकरे से इस मामले पर अनुरोध किया गया था, जो आखिरकार पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बीएमसी और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रिक बसें दौड़े और बीएमसी ने भी इस पर कह सकते हैं एकदम जोर पकड़ लिया है। अब 1-2 सालों में मुंबई में चलने वाली हर वाहन बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मुंबई में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चले, इसके लिए लगातार बीएमसी अपनी नीतियां बना रही है। नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी पहल में बीएमसी ने शहर भर में 6 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिसे जल्द बढ़ाकर 25 कर दिया जाएगा। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यावरण को पारंपरिक वाहनों से निकालने वाली जहरीली गैस से बचाया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम बिजली से चलने वाली और बसों को चालू कर एक मिसाल कायम कर रहा है। बीएमसी के पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर नगर आयुक्त को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुंबई की सड़कों पर 9,519 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं। इनमें से 5,881 दोपहिया है, जबकि 3,093 चौपहिया है और 326 बसें हैं। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में ई वाहनों का जीवन बेहतर होता है। ये बैटरी 3 से 5 साल तक चलती है। इसे फास्ट चार्जिंग से 1 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है, जबकि नियमित चार्जर से इसका समय 6 घंटे हो जाता है। 4 पहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग 9 प्रति किलोमीटर है। हाल ही में राज्य सरकार ने 2025 तक सभी राज्य हाईवे, बस स्टॉप और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर 2,375 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से 1500 अकेले मुंबई में स्थापित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश ने अब तक मुंबई में उतनी बौछारें नहीं की है। बारिश का इंतजार है। अब क्या इस हफ्ते, अनुमान तो भले ही मौसम विभाग ने जताया है, लेकिन क्या इस हफ्ते बारिश होती है, इस पर लगातार मुंबईकरों की नजर बनी हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बारिश का अलर्ट बताया है। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मुंबई में सोमवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मुंबई में उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, जिसके चलते बीएमसी ने पूरे मुंबई में आज से 10% पानी कटौती का ऐलान भी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ और कोंकण ने अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट किया है। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लगातार हो रही बारिश का असर मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। गर्मी से राहत के साथ साथ राज्य की ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे दिख रहा है। मुंबई में सोमवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में जल्द ही बारिश हो, जिससे मुंबईकरों को राहत मिल सके, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। करोड़ों का बस टर्मिनल। नवी मुंबई में अब करोड़ों का बस टर्मिनल बन रहा है। वहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी और इस बस टर्मिनल पर जो ऊपर इमारतें होंगी उनको ही किराए पर दिया जाएगा। ये बस टर्मिनल कैसा होगा, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नवी मुंबई की वाशी बस डिपो की जगह पर बनाए जा रहे टर्मिनल का निर्माण कार्य तेज गति से शुरू है। इस जगह पर 21 मंजिला इमारत तैयार होने वाली है, जिनमें से 9 मंजिल तक का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इस इमारत के निर्माण में 159 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एनएमएमटी प्रबंधक ने विश्वास जताया है कि निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। नवी मुंबई की वाशी में बस डिपो मतलब सभी बसों के लिए एक टर्मिनल। भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिपो की जगह पर एक बहुमंजिला इमारत बनाने का निर्णय नवी मुंबई महानगर पालिका ने लिया। इस काम को साल 2021 तक ही पूरा कर लिया जाना था, क्योंकि नवी मुंबई की बस टर्मिनल बनाने की अनुमति साल 2018 में ही मिल गई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते इस काम ने देरी ले ली। बस टर्मिनल में 3 मंजिल में पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की भूतल पर एनएमएमटी का अत्याधुनिक अलग बस स्टैंड बनाया जाएगा। उसके ऊपर 3 मंजिला पार्किंग और उसके ऊपरी मंजिलों पर कमर्शियल और व्यावसायिक कार्यालय बनाकर किराए पर दिया जाएगा।
ये 3 मंजिला पार्किंग स्थल व्यावसायिक कार्यालयों के लिए होगा। यदि इमारत की व्यावसायिक गाले का किराए पर दिया जाता है तो परिवहन उपक्रम को हर साल 33 करोड़ रुपए किराए के रूप में मिलेगा। फिलहाल इस काम ने गति पकड़ ली है। उम्मीद है कि अगले साल 2023 तक बस टर्मिनल खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बोरीवली कोला केंद्र का फ्लाईओवर कुछ ही दिनों पहले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने हाथों से किया, लेकिन इसकी पोल खुलने में 1 महीना भी नहीं लगा। जहां पर बाइकर्स लगातार आ रहे जा रहे हैं, इस फ्लोर से यात्रा कर रहे हैं, उन बाइकर्स को बारिश के समय ये रोड खुदरी हुई मिली, जिस वजह से उन्होंने इसकी शिकायत बीएमसी को की है। बीएमसी ने इस पर क्या बयान दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हाल ही में बोरीवली में उद्घाटन किया गया बोरीवली कोला केंद्र फ्लाईओवर के कामों की धज्जियां उड़ गई है। बारिश में ही इस कामों की पोल खुल गई है, जहां यात्रियों का कहना है कि इस फ्लाईओवर का काम उतने अच्छे से नहीं हुआ जितना सोचा गया था। इस फ्लाईओवर पर आने जाने में खासकर 2 व्हीलर्स को काफी परेशानी हो रही है। घाटकोपर से मानकुर्द लिंक रोड पर फ्लाईओवर की चिकनाई के कारण दुर्घटनाओं के बहुत आसार होते हैं। बीएमसी ने बोरीवली फ्लाईओवर पर उच्च घर्षण के लिए छोटे पत्थरों और रेत की एक परत फैला दी। हालांकि इनका एक कदम उलट पड़ गया, क्योंकि यात्रियों ने सड़क की खराब होने की शिकायत की है। यात्रियों ने शिकायत की कि बारिश में सड़क के सीमेंट का काम धुल गया, रीटें ढीली हो गई, सतह आसमानी हो गई, फ्लाईओवर को दुर्घटना प्रवण क्षेत्र में बदल दिया गया। फ्लाईओवर पर बिखरे छोटे छोटे पत्थरों के कारण वाहनों के फिसलने की स्पष्ट संभावना है। ये पत्थर चंद घंटों की बारिश में कैसे निकल सकते हैं? इस कदम का बचाव करते हुए बीएमसी की पुल विभाग के मुख्य अभियंता सतीश थोसर ने कहा कि ये ठीक पत्थर हैं जो पुल की सतह से निकल रहे हैं। इस पत्थर का उपयोग चिकनी सतह को मोटा बनाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि गंदगी को दूर करने के मद्देनजर नगर निकाय एहतियाती कदम उठा रही है। आपको बता दें कि इस पुल पर मौजूद सुरक्षा दीवार भी काफी छोटी है। बीएमसी ने पुल की लैंडिंग पर रबर स्ट्रिप्स भी लगाए हैं। स्ट्रिप्स का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को धीमा करना है। पुल के उतरते स्थान पर रबर स्ट्रिप स्थापित करना विशेष रूप से 2 पहिया सवारों के लिए परेशानी का विषय है और साथ ही उनके लिए ये खतरनाक भी साबित होता है, खासकर मॉनसून में। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है। आलिया भट्ट ने खुद इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। अब फैंस में लगातार ये अटकलें हैं कि 2.5 महीने बाद ही आलिया भट्ट प्रेग्नेंट कैसे हुई। क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी इस वजह से हुई थी क्योंकि आलिया प्रेग्नेंट थी? इस रिपोर्ट में जानिए क्या है पूरी खबर। कपूर खानदान में नन्हा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बनने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट उन्होंने रणबीर कपूर के साथ सोशल मीडिया पर अपनी सोनोग्राफी की एक पोस्ट शेयर की है। आलिया और रणबीर के पेरेंट्स बनने के बारे में जानकर फैंस चौंक गए हैं। आलिया के प्रेग्नेंट होने की खबर जानकर फैंस बेहद खुश हुए हैं। कपूर खानदान में एक नन्हा सदस्य आने वाला है। आलिया ने हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें शेयर की है। अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर उन्होंने एक हार्ट इमोजी पोस्ट करी है। आलिया ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारा बच्चा जल्द ही आ रहा है। इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी पोस्ट की। आलिया का ये पोस्ट वायरल हो रहा है और रणबीर को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। आलिया की पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। रणबीर की बहन रिद्धिमा साहनी ने ढेर सारे हार्ट और किस वाले इमोजी पोस्ट किए। वहीं एक्ट्रेस मोनी रॉय ने ओम नमः शिवाय बहुत खुश हूँ लिखा। आलिया की मां सोनी रजदार ने कमेंट किया, मुबारक हो मम्मी और पापा रॉय। आलिया की पोस्ट पर फैंस के कमेंट की लाइन लग गई है। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की खबर शादी के सिर्फ 2.5 महीने बाद आ गई। आलिया और रणबीर 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे थे। ये शादी रणबीर के घर पर हुई थी, जिसमें कुछ खास दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए थे। आलिया और रणबीर की शादी की तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। रणबीर ने हाल ही में फिल्म शमशीरा के प्रमोशन के दौरान एक हिंट दिया था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि शादी के बाद कितना काम करेंगे, तो रणबीर ने इसके जवाब में कहा, अभी मुझे बहुत काम करना है, फैमिली बनानी है, उनके लिए काम करना है, पहले मैं खुद के लिए काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई से सटे पवई झील में आज मछली पकड़ने गए एक शख्स पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिस वजह से अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने लोगों को यहां पर जाने से पहले सतर्क कर दिया है। मुंबई की पवई झील में मछली पकड़ने गए एक शख्स पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया।
हालांकि शख्स की किस्मत अच्छी थी कि वो मगरमच्छ के हमले के बावजूद बच गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। मुंबई के एक 40 साल के आदिवासी विजय काकवे पर शनिवार को पवई झील में मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि वो मगरमच्छ के हमले के बावजूद बच गया। दरअसल काकवे शनिवार को पवई झील में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान मगरमच्छ ने उसके पैर पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। सेव पवई झील लेक एक्टिविस्ट तबरेज सैयद ने इस मामले पर कहा कि बारिश के इस समय के दौरान मगरमच्छ पवई झील के बगल में नरम मिट्टी पर अपने अंडे देते हैं। पहले से ही झील के दूसरी तरफ होटल के नजदीक बहुत सारी निर्माण गतिविधियां हो चुकी हैं। इसके अलावा कई पिकनिकर्स झील के पास पार्टियां करते हैं, जिसकी वजह से ये मगरमच्छ कभी कभी अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं। एक्टिविस्ट ने यह भी कहा है कि बीएमसी और फॉरेस्ट अधिकारियों को झील के चारों ओर ज्यादा चेतावनी साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है, ताकि लोगों को झील के करीब आने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, यानी मेट्रो मुंबई का टॉप 10 बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी हलचलों और 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।